नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन के जैसे कि 20 प्रश्न हम एक पार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 1, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 2, जिसके अंतर्गत भी हम 20 प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने एक प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र जो है आपको बताना था नहीं है। मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया था वो उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं भारत में जो मूंगा चट्टान है इसके टाइप्स की। तो 4 जगह जो है आपको मुख्यतः देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? तो एक हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। दूसरा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, जो कि आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तीसरा हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि यहाँ दे रखा है। और चौथा यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है वो क्या नहीं दे रखा है? कच्छ की खाड़ी। तो बस ये 4 नाम ध्यान में रखिएगा ऑप्शन के, और ये कच्छ की खाड़ी भी, ताकि प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप इसी तरीके से जो है वो कर लें। चलिए देख लेते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका आपकी स्क्रीन पर कि विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 कतर जो है वो सही हो जाएगा। कतर आपका दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक के अंतर्गत जो है वो आता है। हालांकि यदि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश की बात करें तो आपका चाइना आपको देखने को मिलता है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि प्रश्न में प्रति व्यक्ति पूछा गया है। यदि आपसे प्रति व्यक्ति ना पूछा गया होता तब आपका चाइना जो है वो सही होता। तो कुल मिलाकर यदि पूछा जाए तो आपका चाइना, प्रति व्यक्ति पूछा जाए तो कतर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एक बड़ी प्रदूषक गैस में आती है, हानिकारक गैस में आती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। देखिए मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तो आपने ग्रीन हाउस गैस में अवश्य सुना होगा, परंतु यह भी ध्यान रखिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ये आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है, ये गैस अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत इंसुलेटर होती है और उच्च वोल्टता के जो उपकरण होते हैं इनमें इसका यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको बताना है गलत है। पहला कह रहा है कि फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा कह रहा है कि लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा आपको गलत है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी कथन लिखे हुए हैं वे सभी आपके सही हैं। तो ए भी आपका सही है, बी भी आपका सही है, सी भी सही है, और कौन सा कथन गलत है तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 20, यानी कि टोटल जो है वो 4। प्रश्न आपका है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट विट टेकर ने, ऑर्थर टॉन्सले ने या अर्नेस्ट हैकल ने। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल जो है वो बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी विज्ञान आप कह सकते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का जो अध्ययन है वो करने वाली जो पर्यावरण है उसकी एक शाखा है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1866 में जो है वो हुई थी, 1866 में हुई थी। और किसने प्रतिपादित किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां या फोस्टर प्रजातियां। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो जो है वो क्या कहलाती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोटोन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो दो बायोम जो क्षेत्र होते हैं, बायोम क्षेत्र जो होते हैं उनके मध्य का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है वो आपका इकोटोन कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं वो आपकी एज प्रजातियां, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यही जो है वो कहलाती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको बताना है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में जो है वो आता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी कि नेशनल पार्क जो है ये सही हो जाएगा। साइबेरियन सारस जो आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ये आपका एक ऐसी प्रजाति है जो कह सकते हैं लुप्त होने की कगार पर है, या कह सकते हैं जो रेड डाटा बुक है जो आपकी विलुप्ताय एक जो लिस्ट जारी की जाती है जिसमें विलुप्त की कगार पर जो प्रजाति होती हैं वो आपकी उसमें शामिल की जाती है, तो उसमें ये भी आपका साइबेरियन सारस भी जो है वो आता है। तो ये कहाँ पर है? तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है इसमें जो है वो आता है। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में जो है वो स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये आपका यहाँ पर एक मात्रा लगती है क्षेत्रफल में, इसको रफ कर देते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 28.73 वर्ग किलोमीटर इतने में जो है ये फैला हुआ है। स्थापना की बात करें कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो स्थल में घोषित किया जाता है उसमें इसे घोषित जो है वो किया जा चुका है, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जाता है इनमें से किसे विश्व धरोहर स्थल में जो है वो घोषित किया गया है या नहीं किया गया है, इस टाइप से। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका आग्नेय शैल, दूसरा होता है आपका अवसादी शैल और तीसरा होता है आपका कायांतरित या रूपांतरित शैल। कायांतरित या रूपांतरित दोनों एक ही जो है वो नाम है। तो ये 3 चट्टानों के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश या भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही भारत के जो सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क हैं, वो स्थित हैं। तो प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में जो है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, कि अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या IUCN। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला WWF जो है वो सही हो जाएगा।
अब देखिए जो WWF है इसके द्वारा अर्थ आवर जो है वो मनाया जाता है। इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं। क्यों? ये आपका जो सबसे पहले जान लेते हैं WWF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो देखिए पहले इसकी फुल फॉर्म आपकी 1987 में बदल दी गई थी। पहले इसकी फुल फॉर्म थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पहले इसकी फुल फॉर्म ये थी, जिसे 1987 में बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया जो है वो कर दिया गया था। अब बात करें अर्थ आवर के बारे में। तो अर्थ आवर क्या है? इसके अंतर्गत ये मनाया कब जाता है? तो ये आपका 28 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, 1 घंटे के लिए शाम के 8:30 बजे से लेकर शाम के ही यानी कि वही रात का जो समय है 9:30 बजे तक सभी घर की लाइटें, दफ्तर या पूरे हर जगह जो है वो सब जगह लाइट बंद कर दी जाती हैं। ये ऊर्जा जो है उसको कहीं ना कहीं संरक्षण के उद्देश्य से जो है वो अर्थ आवर जो है वो मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला कह रहा है ऑप्शन जस्टिस A.E. नायडू, दूसरा कह रहा है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, तीसरा कह रहा है जस्टिस मार्कंडे काटजू और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो NGT लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी में तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण लिखी हुई है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय को आप कहते हैं नेशनल, तो NATIONAL, हरित कहेंगे ग्रीन, तो ये हो जाएगा, और प्राधिकरण आपका ट्रिब्यूनल हो जाएगा TRIBUNAL। तो ये NGT की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो है वो सही हो जाएगा। NGT की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना इसकी हुई थी 2010 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान में रखिएगा इनका नाम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपका कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या सब्जियों के अध्ययन से। आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों की बहुत सी जो संस्कृति होती हैं इससे संबंधित होता है, या इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं तो पौधों की प्रजातियों से संबंधित आपका हाइड्रोपोनिक्स जो है वो होता है, पौधों की प्रजातियों से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। चार ऑप्शन है, आपको बताना है जवाई के जंगल जो है वो कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो पाली जो है वो जगह है, उसमें आपके जो जवाई के जंगल हैं वो जो है वो पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13वां। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा कह रहा है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, चौथा कह रहा है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का जो हिस्सा है उसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी जो है आपके आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तीसरा कह रहा है ऑप्शन यूरोपियन यूनियन और चौथा कह रहा है IUCN। आपको बताना क्या है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं, UNEP। तो ये आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूनेप, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में जो है वो आता है। इसके अलावा यूनेप जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में है। और नैरोबी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका केनिया के अंतर्गत जो है वो आता है। इसके अलावा ये पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो उनका नाम है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप जुलाई 2020 में, तो वर्तमान में इस समय यही है इंगर एंडरसन। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15वां। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जो जगह है उनकी जो है वो खोज की है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका बिहार राज्य में जो है वो स्थित है। बनाया किस लिए गया था, तो कह सकते हैं जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और गंगा की डॉल्फिन की यदि बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछा जाए तो क्या है, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव। तो इसी के संरक्षण के लिए जो है ये बनाया गया था, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जेनेवा प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र जो है उससे संबंधित है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी नागोया प्रोटोकॉल जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जिसे एबीएस कहते हैं वो तंत्र से संबंधित है। और ये हस्ताक्षरित कब हुआ था, तो आपका 29 अक्टूबर 2010 को जो है वो हस्ताक्षरित जो है वो हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर या लखनऊ। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि नागपुर, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका एक महाराष्ट्र का शहर है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन में नागपुर ना देकर हो सकता हो महाराष्ट्र दे दिया जाए, तो भी आप इसे टिक कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो शीर्षक है ये ध्यान में रखिएगा, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आपका महाराष्ट्र के नागपुर में जो है वो स्थित है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी,
और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा। प्रश्न देख लेते हैं आपका 19। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता। दूसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तीसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। आपको क्या बताना है, ये क्रमशः किस देश में हैं। अलग अलग ऑप्शन है, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली, या फिलीपींस, इटली, मैक्सिको, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला जो आपका दे रखा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, तो इसका कार्यालय कहाँ है, तो इसका कार्यालय जो इटली है उसके रोम में जो है वो इसका कार्यालय है। तो इटली वाला ऑप्शन आपका पहला है, तो ये तो सही है। अब इनमें से कोई नहीं, चेक नहीं करने के लिए आपको आगे भी देखना पड़ेगा। अगला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है, तो ये आपका फिलीपींस में है। ये आपका फिलीपींस में है, तो यानी कि आपका अभी तक ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, तो ये आपका मैक्सिको में है। तो ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता अब नहीं है। तो ये आपका मैक्सिको में है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जितनी जगह है इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अपना प्रश्न वो देख लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ है। वेनिस में है, रोम में है, जेनेवा में है, या पेरिस में है। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय आपको बताना है। तो ऑप्शन ABCD या नाम टाइप करके अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका उत्तर देखेंगे और अगले 20 प्रश्न देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।